अब जो हमारे पास डिजीज़ है उसका नाम है डुशेन्स मसल डिस्ट्रॉफी। डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी जो है ना वो लिखा हुआ है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का डिसऑर्डर है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ये डिजीज़ बढ़ती है और वीकनेस कॉज करती है। अच्छा, ये जो डिजीज़ है ना ये तब कॉज होती है जब आपकी जो अल्ट्रेशन आ जाती है आपके डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के अंदर। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है ना वो आपके जो जो आपका मसल है ना उसको जुड़ा रखता है, इंटैक्ट रखता है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो ये चार डिजीज़ में से एक डिजीज़ है जिसको हम डिस्ट्रोफिनोपैथीज़ कहते हैं, ठीक है। इसको ये कोई सूडो हाइपरट्रॉफिक मसल डिस्ट्रॉफी है। सूडो मतलब फॉल्स, हाइपरट्रॉफिक मतलब ऐसा लगता है कि सेल्स बड़े बड़े हो जाएंगे और जो मसल उसकी वजह से डिस्ट्रॉफी हो गया, पर हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही होती। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये यूएस में सोइली डिसेबलिंग है और यूएस में 15,000 में से एक लोगों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है और 3,500 में से एक लाइव मेल बर्थ में पाया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि चाइल्ड ना आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाता है और उसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फिशेंसी आ जाती है और वो हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से डाई हो जाता है। और ये तकरीबन ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तकरीबन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। कॉज क्या है? मेल में जाती है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, डीएमडी मदर से इनहेरिट करती है और मदर में सिम्टोमेटिक रहती है पर उसके बेटे में ट्रांसफ़र होती है। इशू कहाँ पे है? XP21 जीन में म्यूटेशन होती है जो प्रोटीन डिस्ट्रोफिन को कोड करता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ना उसको हम लोगों ने यहाँ पे एज वाइज डिवाइड किया हुआ है। 2 ईयर्स तक हमें कोई ख़ास साइन नहीं नज़र आएगा, पर हमें सबसे पहले शोल्डर हिप गर्ल की वीकनेस नज़र आना शुरू होगी। उसके बाद हमें गोअर साइन मिलेगा जो मैं आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सिंपली मैं उसको ये बता दूँ, अभी तो स्क्वाट वॉक ऑन हैंड एंड लेग है। उसके बाद ये फुल एक्सप्रेस हो जाएगा गोअर साइन 5 से 6 साल की उम्र में। उसके बाद वेडलिंग गेट होगा, मतलब डक लाइक वॉकिंग स्टाइल होगा और ट्रंक को बहुत घुमा के चलेगा। उसके बाद फॉलिंग बार बार गिरेगा, टो वॉकिंग करेगा, डिफ़िकल्टी ऑफ स्ट्रेट क्लाइंबिंग उसके अंदर होगी। जितने भी उसके एंकल के डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं ना वो सही रहेंगे और एंड तक। और जो नी के हैं रिफ्लेक्सेस रहेंगे तकरीबन 6 साल की उम्र तक। उसके बाद अपर लिम्स के अंदर जो ब्रेकियोरेडियालिस रिफ्लेक्स है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाइसेप और टेंडन रिफ्लेक्स कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद जो काफ है उसके अंदर सूडो हाइपरट्रॉफी मतलब फॉल्स किस्म की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो किस लिए होता है? फैट ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे कोलेजन की डेपोजिशन हो जाती है तो काफ की लार्जमेंट हो जाती है, वेस्टिंग ऑफ थाइज हो जाती है, डेल्टॉइड हाइपरट्रॉफी हो जाता है। और जो आपका जो पोस्टीरियर एक्सिलरी साइन है, पोस्टीरियर एक्सिला है वो वहाँ पे एक डिप्रेशन का साइन आने लग जाता है। उसके बाद जो आपको कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। कार्डियोमायोपैथी क्यों रहती है? मतलब जो हार्ट की वॉल का मसल है उसका साइज़ क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे पास सीपी के जो प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके अंदर की जो टंग और फोर्म आर्म है वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। फैसिलिटेशन कोई भी नहीं आपको मिलेगी टंग के अंदर और उसके अंदर आप जब ये बच्चा 10 से 14 साल का होगा तो बिल्कुल भी एम्बुलेंट नहीं रहता। इसके अंदर हम लोगों को डायग्नोसिस ना इन 6 चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले अगर हम लैब्स पे अभी आ जाती हूँ, ये एग्जामिनेशन है, ठीक है। अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्रिएटिनिन काइनेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तकरीबन 50 से 200 गुना ज़्यादा नॉर्मल लेवल से बड़ा होगा। जब हम इसकी इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराएंगे तो हमें मायोपैथिक फीचर्स मिलेंगे, पर जो मोटर और सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है और नर्व की वेलोसिटीज़ है उसमें कोई इशू नहीं मिलेगा। फिर हम अगर मसल की बायोप्सी करवाएंगे तो हमें डीजनरेटिंग और रीजनरेटिंग फाइबर्स मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरेट्स मिलेंगे और इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू सेल मिलेंगे। उसके बाद अगर हम इम्यूनोलॉजिकल हिस्टोलॉजी कराएंगे ना तो हमें एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मिलेगी और अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे ब्लड देकर तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रोफिन जीन के लिए हम उसको टेस्ट करेंगे और या ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक टेस्टिंग डीएमडी को करने के लिए डायग्नोस। और हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? XP21 जीन प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का अंदर डिफेक्ट मिलेगा और उसमें म्यूटेशंस मिलेंगी। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास एनेस्थीसिया, complication में एनास्थेटिक ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट कंट्रैक्शंस, स्कोलियोसिस, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, चेस्ट इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, रिगर्जिटेशन और कार्डियोमायोपैथी की और डेथ हो जाती है लेट टीज में स्कोलियोसिस, कार्डियोमायोपैथी या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन इम्पेयरमेंट्स है, जनरलाइज पैरालिसिस मिलेगा, रेस्पिरेटरी इलनेस, कार्डियक इलनेस मिलेगी। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल लिमिटेशंस कुछ आ रही होंगी, हमारे पास हार्ड होगा आइडियाज़ परफॉर्म करना और लिमिटेड एम्बुलेशन होगी। उसके बाद जो
मैनेजमेंट है ना इसकी, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि हम उसको मैनेज करके उसकी टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, पिस्टन मोबाइल रख सकते हैं, हार्ट और लंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर हमारे फुली मॉनिटर रखना होता है हमने इसको, हमें न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिकल मेडिसिन वाले, रिहैब वाले और ओटीज इसके अंदर हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है कोई इलाज नहीं तो स्टेरॉइड्स दे देंगे और ये क्या करते हैं, प्रोग्रेशन को डिले करते हैं, पेनिसोल दे देते हैं। उसके बाद जो न्यू ड्रग्स FDA ने अप्रूव किए हैं वो एपिलिरसन, अभी देखो ना एटिप्लिरसन ऐसे करके मैंने याद किया है, और गोलोडिरसन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कार्डिक की मेडिकेशन है, कार्डिक इशू के लिए हम ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। उसके बाद सर्जरी में हम जॉइंट कंट्रैक्चर्स की और स्पाइनल कर्वेचर की स्टडी कर देंगे, सर्जरी कर देंगे। PT मैनेजमेंट के अंदर हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज दे देनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दे देनी है, लो इम्पैक्ट मतलब कम मेहनत वाली हमने उसको एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग और स्विमिंग करवा देनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा देनी है प्रिकॉशन के साथ। उसके बाद इसके बाद इन पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि इनको हम ब्रेस या असिस्टिव डिवाइसेस दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे कि ब्रेसेस जो है मसल और टेंडन को स्ट्रेच रखेगा और फ्लेक्सिबल रखेगा और कंट्रैक्शंस को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद जो ब्रेसेस होंगे वो मोबिलिटी में एड करेंगे और वीकन जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास मोबिलिटी एड्स में केन, वॉकर, व्हीलचेयर यूज़ कर सकते हैं। ब्रीथिंग असिस्टेंस में क्योंकि इनको रेस्पिरेटरी मसल का इशू होता है तो हम क्या करते हैं, स्लीप एप्निया डिवाइस दे सकते हैं जो रात को ऑक्सीजन को बढ़ाती है और इन पेशेंट को इन लेटर स्टेजेस वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। अब इसकी एक और सब टाइप है, एक और तरह की टाइप है जो इसी तरह के इसके सेम फीचर्स होते हैं बट कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं बैकर्स डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर क्या होता है कि लेस लर्निंग डिफिकल्टीज़ होती है। इसकी ऑनसेट 11 साल की उम्र में होती है। इसके अंदर जो पेशेंट है ना, जब वो 20 साल की उम्र में पहुंचता है ना तो वो उससे चला नहीं फिरा नहीं जाता और डेथ हो जाती है इसकी तकरीबन 40 ईयर्स ऑफ एज में।